अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। हमारी यूट्यूब चैनल J&K आइडियल एकेडमी में आपका मैं वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने चैनल का नाम सुना, देयर इज़ अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू दैट वी हैव चेंज्ड द नेम ऑफ आवर चैनल फ्रॉम लर्न विद वफा टू J&K आइडियल एकेडमी। तो ये J&K आइडियल एकेडमी हमारी चैनल का नाम है अब। तो हमने इस नाम को चेंज किया, जो हमने लर्न विद वफा रखा था इसका नाम, तो वो नाम हमने चेंज करके J&K आइडियल एकेडमी का नाम हमारी इस चैनल को रखा है। दोस्तों, ये था एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एंड वन मोर अनाउंसमेंट इज देयर, एंड इट इज रादर अ गुड न्यूज फॉर यू दैट this portion, that is J&K GK, most of the candidates, they are waiting for the ebook, they are waiting for the PDF of this J&K GK portion, which contains 30 marks in Panchayat Accounts Assistant exam. So my dear friends, let me announce that this ebook, this PDF for J&K GK, it will be available. It will be we will present this, we will launch this ebook within a few days inshallah. I think not more than 4 days. तो 4 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये बुक भी हम लॉन्च करेंगे, जो J&K GK के लिए हमने ई बुक बनाई है। तो यू विल सिंपली लव दिस बुक। ये बहुत ही अच्छी बुक है, सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें कवर होंगे, और हर कोई एंगल जो है वो इस हर कोई एंगल टॉपिक का वो इस बुक में कवर होगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ बहुत सारे MCQs भी होंगे। तो एग्जैक्ट नंबर में अभी नहीं बोल सकता, तो इंशाल्लाह बहुत सारे MCQs होंगे। इस तमाम टॉपिक्स जो हैं इसमें, उन सभी टॉपिक्स पर MCQs भी इस बुक में इंक्लूड किए जाएंगे। तो दोस्तों, विद इन 3 or 4 days वी विल लॉन्च दिस बुक, एंड दिस वाज द गुड न्यूज़ meant for you people। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। ये बुक हम 2 या 3 या 4 दिन में के अंदर अंदर लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हमने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन और जो आर्टिकल 12 से लेके हमने 19 तक ख़त्म किया है। लास्ट में हमने आर्टिकल 19 पढ़ा था, जिसमें हमने 6 फ्रीडम्स का जिक्र किया था। ठीक है, तो आज जो है हमारे J&K GK का लेक्चर नंबर 9 है। ये हमने पहले 5 लेक्चर जो है वो डिलीवर किए हैं रिगार्डिंग फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ J&K, एंड आफ्टर दैट आई टुक अप दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स एंड सो ऑन of this constitution. So we are today discussing about the fundamental rights, and we have discussed about from article 12 to 19. Now today we are going to discuss about आर्टिकल 20 ऑनवर्ड्स। तो दोस्तों, आर्टिकल 20 के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 20 क्या है? ये आर्टिकल जो है, दिस आर्टिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे क्राइम्स करते हैं। ठीक है, जो क्राइम्स का इर्तिकाब करते हैं, जो जुर्म करते हैं, तो उन क्रिमिनल्स को, जो वो लोग होते हैं ऐसे, उनको सज़ा देने के लिए कुछ उनके भी कुछ हुकूक होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसने जुर्म किया उसको सीधा कत्ल ही कर डालो, बल्कि उनके भी कुछ हुकूक होते हैं, उनके कुछ राइट्स होते हैं, जो इस आर्टिकल में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये आर्टिकल जो है, ये दोनों को अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो, चाहे वो इस कंट्री का रहने वाला हो या किसी और कंट्री का रहने वाला हो। तो ये दोनों के लिए दिस आर्टिकल, दिस provision is meant for both of them, whether he is a citizen of India or he belongs to any other country than India. So we mean to say here that the protection in respect of conviction for offences is meant for both the citizens and foreigners, and there should not be any excessive punishment for those people who are committing any offence. जो लोग जुर्म कर रहे हैं उनके लिए कोई मतलब excessive punishment नहीं होना चाहिए, कोई arbitrary punishment नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी punishment होगा that must be under the provisions of law, under the ambit of law. तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों का यहाँ पे ये ख्याल रखना होगा। तो जो भी लोग क्राइम करते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनके लिए ये 3 चीज़ें, these 3 things have to be followed. पहली
चीज क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या है, इस चीज के दो मीनिंग है, ठीक है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन और लॉ वी कैन से। तो इस चीज के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग ये है कि कोई भी शख्स जो जुर्म करता है, ठीक है, उसको उसी लॉ के मुताबिक सजा दी जाएगी जो लॉ उस टाइम प्रिवेलेंट होगी, ठीक है। यानी अगर इसने किसी लॉ को तोड़ा है जो उस टाइम प्रिवेलेंट है, जिस टाइम इसने क्राइम किया है, तो उस लॉ को तोड़ने के लिए उसी वक्त के कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसको उतनी ही सजा मिलेगी जितनी सजा उस क्राइम के लिए लॉ में प्रेस्क्राइब की होगी, ठीक है। तो ये दो मीनिंग्स है इस चीज के, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। आई वांट टू रिपीट इट, दैट एनी पर्सन हु कमिट्स एनी ऑफेंस, हु कमिट्स एनी क्राइम विल बी convicted, punishment will be given to him in accordance with the law which is prevalent at that time, ठीक है। तो कोई भी लॉ जो इसने ब्रेक किया होगा, तो लॉ ब्रेक करने को ही क्राइम कहते हैं। जब भी किसी ने कोई लॉ ब्रेक किया, तो जो प्रिवेलेंट लॉ होगा, जो प्रिवेलेंट लॉ के मुताबिक उसके लिए सजा होगी, तो वही सजा इसको दी जाएगी, ठीक है। और इसको लॉ के अलावा कोई सजा नहीं दी जाएगी। जो लॉ में सजा लिखी होगी वही सजा इसको दी जाएगी, इसके अलावा कोई भी सजा इसको नहीं दी जाएगी। तो ये दो चीजें हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, इसका मीनिंग, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज हमें याद रखनी होगी वो है नो डबल जियोपर्डी, ठीक है। डबल जियोपर्डी का मतलब यह है कि किसी भी शख्स को एक ही क्राइम कमिट करने के लिए दो बार सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। बट यहां पे एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि ये जो डबल जियोपर्डी जो है, दिस प्रोविजन इज मेंट ओनली फॉर कोर्ट्स, ठीक है। जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो किसी भी शख्स को दो बार एक ही क्राइम के लिए दो बार सजा नहीं सुना सकते, नहीं दे सकते, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, वो इससे एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। ये मतलब आर्टिकल का ये क्लास जो है, ये डबल जियोपर्डी वाला, ये उन पे अप्लाई नहीं होता, ये जुडिशरी पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो डबल जियोपर्डी मीन्स कि दैट नो पर्सन शैल बी पुनिश्ड फॉर द सेम क्राइम ट्वाइस, नॉट मोर देन वंस। एक वक्त से ज्यादा उसको सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इट मीन्स दैट नो पर्सन शैल बी compelled to stand as a witness against himself, यानी किसी भी शख्स को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, उसको जबरदस्ती नहीं की जाएगी, ठीक है। उसको ये नहीं बोला जाएगा कि आप खुद ही अपने ही खिलाफ गवाही दो कि मैंने ये जुर्म किया, ठीक है। तो ये तो अननेचुरल होगा, ये नेचुरल नहीं होगा, ये फितरत के मुताबिक नहीं होगा। तो फिर इसीलिए ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के किसी भी शख्स को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 20, एंड दिस आर्टिकल 20 इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। सो ये तीन चीजें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये तीन चीजें याद रखनी है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 21, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स in part 3rd of the Constitution dealing with the fundamental rights. What does Article 21 say? Article 21 is related to protection of life and personal liberty except in accordance with the procedures established in law. ठीक है, तो शॉर्ट में हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 21 में दो चीजें हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एंड व्हाट डज दिस लाइफ, तो हमें पता है कि राइट टू लाइफ में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें राइट टू हेल्थ भी आता है, इसमें राइट टू लिव भी आता है, ठीक है। एंड राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी भी आता है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आती हैं। एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी में कौन कौन सी चीजें, तो बहुत सारी, अगर हम लिस्ट बनाएं तो बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, उनमें बहुत सारी चीजें ऐड भी हुई हैं। लाइक वी कैन से राइट टू प्राइवेसी भी आता है इसमें, राइट टू पर्सनल लिबर्टी में राइट टू शेल्टर आता है, ठीक है। ये सभी चीजें इस राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी में आते हैं। इसी तरह से राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी आता है,
तो इंपॉर्टेंट एक चीज है राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 के अंडर आता है. ठीक है, सो राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसमें आता है, राइट टू रेपुटेशन आता है, राइट टू स्लीप आता है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी आता है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन. सो ऑल दीज राइट्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल लिबर्टी. So we can say that Article 21 simply is related to the protection of citizens' life and personal liberty, not only of citizens but also of others. ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है ये इस आर्टिकल में इंक्लूड होती हैं. After this there is Article 21A. So this is another part of Article 21. Article 21 में हमने protection of life and personal liberty discuss किया, and Article 21 deals with a right to free and compulsory education for all the children. तो जो भी बच्चे हैं from the age of 6 to 14 years, they have the right to acquire free and compulsory education इन इंडिया. ठीक है, तो इंडिया में जो भी बच्चे 6 साल से लेके 14 साल तक हैं, तो 8वीं जमात तक हम कह सकते हैं, तो उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का हक है. वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं. दे हैव दिस राइट अंडर आर्टिकल 21A, एंड वी कैन से this right to education, this is a fundamental right of all the children belonging to the age group of 6 to 14 years, and this provision was added although it is also one of the fundamental duties. In fact it is the 11th fundamental duty. ये 11वीं fundamental duty है. हर किसी parent की duty है that he should provide free and compulsory education to their children from the age of 6 to 14 years, and this was added by the 86th amendment. ये 86th amendment जो 2002 में हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, इस amendment के जरिए से ये वाली fundamental right जो है, ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये ऐड की गई थी. ठीक है, एंड दिस केम इनटू फोर्स ऑन अप्रैल 1, 2010. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 14 years of children. Now moving towards Article 22, we are discussing actually about right to freedom. Right to freedom extends from Article 19 to Article 22, 19, 20, 21, 21A and 22. तो ये आर्टिकल इसमें इंक्लूड होते हैं जो हम राइट टू फ्रीडम में पढ़ते हैं. तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. ठीक है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट. अब देखिए, अरेस्ट की जब बात आती है तो ऐसा भी नहीं होगा कि किसी को भी देख लिया और अरेस्ट कर लिया, ठीक है, या डिटेन कर लिया. इसके लिए भी कुछ चीजें जहन में रखनी पड़ती हैं. देखिए, डिटेंशन की 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन. ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि जब किसी शख्स को क्राइम करने के बाद डिटेन किया जाता है, ठीक है, या पुनिश किया जाता है क्राइम ऑफेंस कमिट करने के बाद, क्राइम कमिट करने के बाद जब भी किसी शख्स को पुनिश किया जाता है तो उसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन. एंड इन दिस डिटेंशन अ पर्सन हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. यानी इसमें एक शख्स को यह हक होता है कि उसको बोला जाए कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, या लीगल प्रैक्टिशनर कंसल्ट करना, या उसको ये भी हक दिया जाता है कि आप किसी वकील को कंसल्ट करो. ठीक है, एंड प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 hours. ये भी उसका हक होता है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट यानी जज के पास पेश किया जाए. इसके बाद है दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो जैसा कि इट्स नेम सजेस्ट्स, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन बिफोर कमिटिंग एनी क्राइम. कोई भी क्राइम करने से पहले, कमिट करने से पहले जब किसी शख्स को डिटेन किया जाता है, ठीक है, तो क्राइम करने से पहले, जुर्म करने से पहले ही जब किसी शख्स को डिटेन किया जाएगा उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन. और इसका मकसद क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों किया जाता है? इसका मकसद ये होता है कि इट इज ओनली अ प्रिकॉशनरी मेजर. ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन सस्पेशन. जब गवर्नमेंट को किसी शख्स पे शक होता है, जब किसी शख्स पे शक होता है कि ये पर्सन जो है ये फलानी क्राइम करने वाला है या कोई जुर्म करने वाला है, तो उसको एडवांस में ही डिटेन किया जाता है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर. ठीक है, तो ये प्रिकॉशनरी मेजर जो है इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो डिटेन किया जाता है एज अ प्रिवेंटिव मेजर, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, ताकि ये शख्स कोई जुर्म
कमिट ना कर सके। इसके बाद हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दिस इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। नाउ we have discussed about two fundamental rights, right to equality and right to freedom. Right to equality extends from article 14 to 18 and right to freedom, it extends from article 19 to 22. Now we are going to discuss about third fundamental right, which is right against exploitation, and it extends from article 23 to 24. So दोस्तों article 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये आर्टिकल जो है ये दो चीजों से मना करता है, ठीक है। एक चीज ये है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इट इज प्रोहिबिटेड दैट सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। जैसे हम चीजें खरीदते हैं, जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, तो उस तरीके से अगर सेल होती है लोगों की, बच्चों की, कहीं पे वुमेन की सेल होती है, मेन की सेल होती है, तो वो मना किया गया है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा राइट टू डिग्निटी जो है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हर किसी शख्स के पास अपनी लिबर्टी होती है, लाइफ होती है। तो इन चीजों से मना किया गया है कि किसी भी शख्स को ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे शख्स को बेच डाले, किसी को खरीदे, या स्लेवरी का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें ट्रैफिकिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आती है। तो ये सब चीजें मना की गई है। और दूसरी चीज जो है वो है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है बेगार, जो मतलब बेगार का मतलब यह है कि जब हम किसी शख्स को काम पे लगाते हैं विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, किसी कोई पेमेंट देने के बगैर ही जब किसी शख्स से काम करवाया जाता है, तो उसको कहते हैं फोर्स्ड लेबर या बेगार। तो ये बेगार जो है, ये फोर्स्ड लेबर जो है, ये भी प्रोहिबिटेड है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 23। तो अब अगर कोई शख्स ये काम करता है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स करता है, या फोर्स्ड लेबर करता है, या फोर्स्ड लेबर किसी से करवाता है, तो फिर इन चीजों को, इन क्राइम्स को पुनिश करने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ठीक है। 1956 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया इस रिलेटेड, ठीक है। जो भी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स इस काम में मुलविस पाया जाएगा, या फोर्स्ड लेबर करवाएगा किसी से, बेगार करवाएगा किसी से, तो उसके लिए, उस शख्स को सजा देने के लिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 पास किया गया इन द इंडियन पार्लियामेंट। इसी तरह से आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 24 में प्रोहिबिट किया गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, चिल्ड्रन कौन है? वो सब लोग जो बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स होंगे, जो 14 साल से नीचे की एज के होंगे, तो उनको हम चिल्ड्रन यहां पे कहेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 24 में लिखा है दैट एनी पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स विल बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड। तो उस चाइल्ड को फैक्ट्रीज में, हाजर्डस कंपनीज में, या रेलवेज में, या कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, इन सब कामों पे लगाना, दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 24 के अंडर प्रोहिबिटेड है। तो अब अगर कोई शख्स किसी बच्चे को इन कामों पे लगाता है, देखिए जो अदर वर्क्स हैं, जो हार्मलेस हैं, जिनसे कोई, किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी शख्स को, किसी बच्चे को कोई जहनी दबाव नहीं उसको पड़ेगा, या जिस्मानी तौर कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उन कामों में इजाजत है कि वहां पे आप एम्प्लॉय करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हाजर्डस वर्क्स हैं, जो फैक्ट्रीज में, माइन्स में, रेलवेज में, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, यहां पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो अब अगर कोई शख्स ये काम करते हुए पाया जाता है, बच्चों को काम करवाता है इन हाजर्डस फैक्ट्रीज, कंपनीज में या माइन्स में, तो उन पर्सन्स को पुनिश करने के लिए पार्लियामेंट का जो सबसे, अगर हम कहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया है इस रिलेटेड, तो वो है चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। 1986 का चाइल्ड लेबर एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने पास किया है इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज
the most important legislation, this is the most important act which the Parliament of India has passed regarding this prohibition of employment of children in factories. Okay, so the Child Labor Act of 1986 is an important legislation in this direction. तो ये चीजें हैं जो पार्लियामेंट को भी एम्पावर करती हैं कि आप कोई भी एक्ट बना सकते हो इस रिलेटेड के ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये प्रोटेक्ट की जाए. इसके बाद हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड दिस इज द फोर्थ फंडामेंटल राइट एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28. इससे पहले मैं यहाँ पे और एक बात बताना चाहूँगा जो हमने अभी बात की इस चाइल्ड लेबर एक्ट की जो 1986 में पास किया गया, उसका अमेंडमेंट 2016 में किया गया. ठीक है, और उस अमेंडमेंट के मुताबिक जो भी शख्स चाइल्ड लेबर करवाता है, बच्चों से काम करवाता है इन जगहों पे जिनका हमने अभी जिक्र किया, तो उसके लिए 6 महीने से लेके 6 months to 2 years, 6 महीने से 2 साल तक उसको प्रिजन में रखा जा सकता है या फाइन किया जा सकता है 20,000 to 50,000 रुपीज. ठीक है, 20 से 50,000 तक उसको जुर्माना किया जा सकता है, या दोनों चीजें की जा सकती है, या जेल में भी दाखिल किया जा सकता है और ये जुर्माना भी किया जा सकता है. ठीक है, एंड इन केस ऑफ रिपीटेड ऑफेंसेस, अब अगर उसने बार बार ये गलती की, बार बार बच्चों से काम करवाया, देन द इम्प्रिजनमेंट विल बी ऑफ 1 year to 3 years. ठीक है, तो फिर ये इम्प्रिजनमेंट 1 से 3 साल तक हो सकती है. ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नाउ दिस is also one of the important fundamental rights incorporated in the constitution. We can say that this is the essence of Indian secularism. जो इंडिया का सेक्युलर स्टेट है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, दैट इज द सेक्युलर स्टेट, ये उसका जिस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस रिलेटेड. तो यही आर्टिकल, यही फंडामेंटल राइट वो है जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाता है, सेक्युलर मुल्क बनाता है. ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25, ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस. कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? हमने सुना होगा ज़मीर, अंदरूनी जो इंसान की थिंकिंग होती है, जो इनर आइडियाज होते हैं, इनर फ्रीडम होती है इंसान की. सो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या है? इट मीन्स इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड एंड हिज क्रिएचर्स इन वट एवर वे ही डिजायर्स. ठीक है, तो किसी भी तरीके से, जिस तरीके से इंसान चाहे अपनी रिलेशंस अपने खुदा के साथ या क्रिएशंस के साथ, लोगों के साथ किस तरह के इनर रिलेशंस बनाए रखे, तो ये उसकी फ्रीडम है. ठीक है, सो दिस इज नोन एज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस. एंड दिस आर्टिकल आल्सो इंक्लूड्स राइट टू फ्रीली प्रोफेस. प्रोफेस का मतलब होता है किसी भी रिलीजन का इकरार करना, प्रैक्टाइज यानी किसी भी मजहब पर अमल करना, एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, और किसी भी मजहब को फैलाना. ठीक है, 3 चीजें, 3 फ्रीडम्स यहाँ पे भी दी गई हैं, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टाइज एंड राइट टू प्रोपेगेट एनी रिलीजन. किसी भी शख्स का किसी भी रिलीजन का इकरार करना, किसी भी रिलीजन पे अमल करना, या किसी भी रिलीजन को फैलाना, स्प्रेड करना, प्रोपेगेट करना, ये हमारे पास हुकूक है जो हमें आर्टिकल 25 देता है. एंड दिस is a right to freedom of religion which has been guaranteed in the Indian Constitution. And but यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि प्रोपेगेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करें अपने रिलीजन में. ठीक है, ये भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता कि आप फोर्सफुली किसी भी शख्स को कन्वर्ट करवाएं अपने रिलीजन की तरफ. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड. इसके बाद बात करेंगे हम आर्टिकल 26 की. आर्टिकल 26 जो है इसमें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. सो देयर इज अ फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस. हमारे पास ये फ्रीडम है, ये हक है कि हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस. ठीक है, यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक मॉस्क, लाइक टेम्पल, लाइक वो गुरुद्वारा जो होता है, तो कोई भी चीज़ जो है, चर्च जो होता है, वो चीज़ें हम वो इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हम कहीं पे भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं.
एंड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, यानी चैरिटी ट्रस्ट्स जो होते हैं वो भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26। एंड ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन चीजों को लाइक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए जो इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जाते हैं, इनके लिए मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करना, एक्वायर करना, इसका भी हमें इसकी भी फ्रीडम है, ठीक है। एंड राइट टू एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करना, इसकी देखभाल करना, ठीक है, तो ये भी हमारे पास हक है। तो ये तीन चीजें हमें इस आर्टिकल 26 में याद रखनी है। तो हमने एक डिफरेंस देखी आर्टिकल 25 और 26 में। आर्टिकल 25 में हमने इंडिविजुअल्स की डिफरेंस, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम देखी कि वहां पे इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस है, वहां पे इंडिविजुअल को फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल 26 में हमने जब देखा तो यहाँ पे फ्रीडम है किनको, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस एंड देयर सेक्शंस, उनके लिए फ्रीडम है आर्टिकल 26 में, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 27, फ्रीडम फॉर टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। No person shall be compelled to pay any taxes for the promotion and maintenance of any religion. किसी भी शख्स को जबरदस्ती नहीं की जाएगी कि आप टैक्स दे दो, हमें फलानी रिलीजन को प्रमोट करना है, डेवलप करना है, मेंटेन करना है, ऐसा नहीं होगा। यानी फॉर एग्जांपल किसी भी हिंदू को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप टैक्स दे दो और हम इस्लाम को ज्यादा प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है। या किसी भी मुस्लिम को ये कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप ज्यादा टैक्स दे दो, हम क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं या प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जब है तो हर कोई शख्स अपने रिलीजन को प्रोपेगेट खुद कर सकता है। स्टेट का इसमें कोई भी अमल दखल नहीं होगा, स्टेट का कोई भी इसमें इंटरवेंशन नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी भी शख्स को ये कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप टैक्स दे दो और हम फलानी रिलीजन को प्रमोट करेंगे। एंड आर्टिकल 28 इट सेज दैट फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। नाउ no religious instructions shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds, ठीक है। किसी भी कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहां पे किसी भी किस्म की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी उस स्टेट में, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो होली रन करता है आउट ऑफ स्टेट फंड्स, यानी जिसको स्टेट रन कर रहा है, जो गवर्नमेंट फंड्स पे रन हो रहा है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना इट इज टोटली प्रोहिबिटेड। एंड फर्दर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय एंडोमेंट्स और ट्रस्ट्स। तो अगर ये इंस्टीट्यूशन जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर इसको किसी ट्रस्ट ने एस्टैब्लिश किया है या किसी एंडोमेंट मीन्स किसी भी ट्रस्ट ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया है, तो फिर उस कंडीशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड। फर्दर वी कैन सी हियर नो पर्सन attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of the state funds shall be required to take part in any religious instruction. कोई भी शख्स जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाता है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है या स्टेट इसको फंड्स देता है, तो उस शख्स को ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में पार्टिसिपेट करे। तो फ्रेंड्स, ये था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28, ये भी हमने डिस्कस किया। तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया। पहला था प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस फ्रॉम आर्टिकल 20 and 21, and in fact article 22. And we also discussed right against exploitation from article 23 to 24, and we discussed right to freedom of religion from article 25 to 28. So dear friends, this was today's lecture. इसके साथ हम आज के लेक्चर को कंक्लूड कर रहे हैं, और फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा कि हमने इस चैनल का नाम चेंज करके J&K आइडियल एकेडमी का नाम रखा है, और जो ई बुक है जम्मू एंड कश्मीर सेक्शन की J&K दिस जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, इसकी जो ई बुक है 30 मार्क्स हैं इसके। इंशाल्लाह वेरी सून विद इन अ फ्यू डेज वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल बुक जिसमें
30 मार्क्स पूरे कंप्लीट किए जाएंगे। उसमें MCQs भी होंगे और ये सारे टॉपिक्स जो हैं प्रेस्क्राइब किए गए हैं सिलेबस में, ये सारे उसमें कवर होंगे। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे इस चैनल पे हमारे नए फ्रेंड्स आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।